नेक्स्ट अब क्वेश्चन 16 जिसमें दे रखा है सैम लिमिटेड जिसने जस्ट पे किया है डिविडेंड 2 पर शेयर, तो ये D0 हो गया। एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट दे रखी है 6%, बट आफ्टर पेइंग डिविडेंड बोर्ड ने डिसाइड किया एक प्रोजेक्ट लेने का एंड नेक्स्ट 3 ईयर्स तक वो एनुअल डिविडेंड नहीं देगा। ओके, यानी 3 साल तक डिविडेंड नहीं मिलेगा, उसके बाद से डिविडेंड मिलना चालू होगा। और उसके बाद क्या होगा, द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट 4th ईयर में डिविडेंड जो है वो 2.5 पर शेयर हो जाएगा। 2.5 पर शेयर अभी कितना है 2, बट अगर अपन रिटेन करेंगे डिविडेंड्स को, पे नहीं करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे किसी और जगह, तो फिर ऑब्वियस सी बात है डिविडेंड 3rd ईयर के बाद से ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2.5 इन्होंने कहा है कि डिविडेंड जो है वो बढ़ जाएगा 2.5 एंड ग्रोथ रेट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो 7% ग्रोथ रेट हो गई जो कि पहले कितनी थी 6%। सिंपल। अब इन्वेस्टर है कोई एक जिसके पास 1000 शेयर्स है एंड वो चाहता है हर साल 2000 रुपये उसको कम से कम मिलने ही चाहिए। अब कंपनी ने क्या किया, पहले 3 साल डिविडेंड नहीं देगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर्स सेल करने पड़ेंगे ईयर वाइज, राइट। आफ्टर 3 ईयर्स डिविडेंड मिलेगा तो वो देखेंगे डिविडेंड 2000 तक मिल रहा है या फिर नहीं, अगर तब भी नहीं मिलेगा तो फिर और शेयर सेल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एंड नीचे दे रखा है शो द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ बोर्ड, ऑल्सो शो हाउ द इन्वेस्टर कैन मेंटेन हिज टारगेट रिसिप्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स एंड इम्प्रूव्ड इनकम देयर आफ्टर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है KE 8%। तो अभी फ़िलहाल अपन को क्या करना है, मार्केट प्राइस निकालते हैं सबसे पहले बिना इन्वेस्टमेंट डिसीजन के एंड विद इन्वेस्टमेंट डिसीजन के। ओके, यानी प्रोजेक्ट ना होता तो कितनी होती एंड प्रोजेक्ट है तो कितनी होगी मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले D1 कितना हो जाएगा 2 + 6%, बिकॉज पहले की प्राइस निकाल रहे हैं अपन, तो 2 + 6% 2.12 हो गया D1। एंड KE कितना है 0.08, ग्रोथ रेट कितनी है 0.06, तो प्राइस कितनी आ जाएगी 2.12 डिवाइडेड बाय 0.02, तो 106 आएगी प्राइस अगर कंपनी प्रोजेक्ट को ऑप्ट नहीं करती है तो एंड डिविडेंड देती है तो 6% की रेट से। तो अभी कितनी है 106, बट अब कंपनी ने क्या सोचा कि प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो ग्रोथ चेंज हो जाएगी, डिविडेंड चेंज हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद क्या होगा 2.5 डिवाइडेड बाय 0.08 माइनस 0.07। अब ये कौन सी प्राइस आएगी P3 क्यों, बिकॉज डिविडेंड जो है 4th ईयर से मिलना स्टार्ट होगा एंड D4 क्या है 2.5 जो कि यहाँ दे रखा है। बिकॉज ये जो डिविडेंड है ये आज का डिविडेंड नहीं है, ये है 3 साल के बाद का। ओके, यानी 4th ईयर का डिविडेंड है। तो ये D4 है, तो D4 कंसिडर कर रहे हैं अपन, तो फिर क्या आएगा P3, यानी 3 साल बाद की प्राइस आएगी अपने पास। तो अपन 3 साल बाद की प्राइस निकालते हैं तो कितनी आएगी 2.5 डिवाइडेड बाय 0.01, तो आ जाएगा 250 रुपीज़ आएगी 3 साल बाद की प्राइस। बट हमें तो आज की चाहिए, तो आज की क्या करना है, इसको सिंपल पुल करना है आज के टाइम में। तो 1.08 3 बार पुल करेंगे तो आपका आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 1.08 1 2 3, तो 198.45 आ जाएगी आपकी प्राइस 198.45। सिंपल। तो पहले कितना था 106, अगर प्रोजेक्ट नहीं लेते, अगर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं दैन प्राइस हो जाएगी आपकी 198.45। तो ये जो है आपके फर्स्ट आंसर हो जाएगा जो यहाँ दे रखा है। मार्केट प्राइस किस तरीके से अफेक्ट होगी डिसीजन ऑफ द बोर्ड से, तो इस तरीके से अफेक्ट होगी, पहले 106 थी, आफ्टर डिसीजन 198.45 हो जाएगी। ओके, तो सिंपल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर आपको प्रोसेस समझना है तो सेम उसी तरीके से किया हुआ है, राइट। ये चीज़ कंफ्यूजिंग है, बस P3 लेंगे अपन बिकॉज D4 है अपने पास, तो P3 आ जाएगा 250 एंड उसके बाद 250 को पुल कर दो आज की रेट पे, बस हो जाएगा। बिकॉज डिविडेंड है ही नहीं 1 2 3 साल में, डिविडेंड मिलना स्टार्ट होगा आफ्टर 4th ईयर। ओके, सॉरी इन 4th ईयर, जो कि होगा 2.5। अब यहाँ पे पूछा है कि इन्वेस्टर जो है वो मेंटेन कैसे करेगा रिसिप्ट अपनी फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, बिकॉज उसको एटलीस्ट 2000 तो चाहिए ही पर ईयर, यानी हर एक साल उसको एटलीस्ट 2000 तो चाहिए।
तो सिंपल यहाँ पे हर साल की प्राइस निकाल देंगे। P3 जो है वो 250 है, राइट, जो अपन ने यहाँ निकाली थी। यहाँ पे ये जो P3 है ये 250 है, तो 250 आ जाएगा यहाँ पे P3, एंड P3 पता है तो P2 एंड P1 भी आ जाएगा, राइट। 250 डिवाइडेड बाय 1.08, जिससे आ जाएगा आपका P2 231.48 एंड P1 भी आ जाएगा 214.33। ओके, तो तीनों साल की प्राइस आ गई अपने पास। और अपन को कितने चाहिए? 2000, राइट। तो 2000 चाहिए तो अपन 214.33 से डिवाइड कर देंगे, 2000 में से डिवाइड कर देंगे तो 9.33 समथिंग आएगा। तो वो क्या करेगा, 10 शेयर्स बेच देगा, राउंड अप हो जाएगा, बिकॉज पॉइंट में तो शेयर सेल होंगे नहीं। तो फिर अगर 9.33 है तो उसको कम से कम 2000 तो चाहिए, तो वो 10 शेयर्स सेल कर देगा, जिससे उसके पास मोर देन 2000 आ जाएंगे। नेक्स्ट ईयर 231 हो गया, तो 2000 को डिवाइड करेंगे 231.48 से, तो आ जाएगा 8.64। तो राउंड अप कर देंगे तो 9 शेयर्स उसको सेल करने पड़ेंगे, जिससे कि उसके पास 2000 से ज़्यादा रुपए आ जाए उस साल भी। एंड P3 में 2000 डिवाइडेड बाय 250, तो एग्जैक्ट 8 आ जाएगा जो कि वो सेल कर देगा, और उसके पास 2000 आ जाएंगे एग्जैक्ट। एंड आफ्टर P3 यानी 3 साल के बाद क्या क्या सीन होगा, जब उसको डिविडेंड भी मिलेगा, तो डिविडेंड कितना मिलेगा? 2.5, राइट। बट उसके पास बचे हुए शेयर्स कितने हैं? पहले 1000 थे बचे हुए, 1000 थे स्टार्टिंग में, तो 10 उसने पहले साल में बेच दिए, फिर 9 बेच दिए दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में 8 और बेच दिए, तो 973 शेयर्स उसके पास है। एंड 2.5 का डिविडेंड मिलेगा, तो उसके पास 243.5 यानी 2400 के आसपास पैसे आ ही जाएंगे। तो इसमें 4th ईयर से उसको शेयर सेल करने की ज़रूरत नहीं है, डिविडेंड से ही उसका काम चल जाएगा। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 16, जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी बट इतनी ज़्यादा नहीं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो। नेक्स्ट इस क्वेश्चन 17, जिसमें दे रखा है XYZ लिमिटेड ने पे किया है डिविडेंड 2 यानी D0 है ये, एंड ग्रोथ रेट दे रखी है 40%, यानी फर्स्ट 5 ईयर्स 40% ग्रो करेगा, उसके बाद 15% इन्फिनिट ग्रोथ चलती रहेगी। ओके, एंड RF दे रखा है 11%, जो कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट रिटर्न दे रखा है 18%, एंड मार्केट का मतलब वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न दे रखा है 24%, यानी ये वेरिएंस है। ओके, वेरिएंस किसका? मार्केट का। और ये किसका है? कोवेरिएंस है ये, मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न का। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बीटा का एक फॉर्मूला था, कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइडेड बाय वेरिएंस। तो ये है फॉर्मूला बीटा का। तो कैसे निकल जाएगा बीटा? 30 डिवाइडेड बाय 24, तो बीटा हो जाएगा आपका 1.25। ओके, तो सिंपल बीटा निकल गया। तो अब सिंपल आपको क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न। कैसे निकलेगा? RF प्लस बीटा 1.25, एंड रिस्क प्रीमियम कितना हो जाएगा? 18, जो मार्केट का रिटर्न था, RF है 11, तो 7 आ गया रिस्क प्रीमियम। तो अब सिंपल इसको सॉल्व करना है, 7 × 1.25 प्लस 11, तो 19.75 जो है हो गया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। 19.75 हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसको अपन एज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक। ओके, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगी? अपन को डिविडेंड्स की लिस्ट चाहिए, राइट। तो सबसे पहले D0 जो है वो 2 था, तो D1 कितना हो जाएगा? 2.8, बिकॉज 40% अपन ने ऐड कर दिया, 2 में 40% ऐड करेंगे तो 2.8। अब इसमें भी 40% ऐड करेंगे तो 3.92, इसमें 40% 5.488, फिर 40% 7.68। अब उसके फिर से 7.68 प्लस 40%, बिकॉज ये 5 ईयर्स तक है। ओके, यानी 5 साल तक जो है 40% की रेट है, तो नेक्स्ट होगा 10.76। तो इस तरीके से पांचों डिविडेंड आ जाएंगे, इन पांचों को पुल करना है, एंड उसके बाद में क्या करना है? टर्मिनल वैल्यू। वो कैसे निकलेगी? लास्ट डिविडेंड 10.76 था, जो कि D5 था, तो D6 चाहिए होगा P5 निकालने के लिए, तो 10.76 प्लस 15%, तो हो गया 12.374
डिवाइडेड बाय के ई, कितना दे रखा है के ई 19.75 राइट, 19.75 माइनस 0.15 जो कि ग्रोथ रेट है इन्फिनिट वाली। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12.374 डिवाइडेड बाय 0.0475 तो आपका आ जाएगा 263 जो कि आएगी आपकी 260.5, 260.5 ये हो गई आपकी टर्मिनल वैल्यू। अब इसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे पुल करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे, सीधा सीधा आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 1.1975 कितनी बार, 5 बार, बिकॉज ये P5 है तो अपन को 0th ईयर पे लेके आना है, तो 1 2 3 4 5 तो आपका आ जाएगा 105.788 समथिंग आपका आ जाएगा टर्मिनल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू। ओके, तो अब सिंपल इसमें से देख लेंगे। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, पांचों डिविडेंड को पुल किया, बाद में टर्मिनल वैल्यू को भी पुल कर लिया। ये इस तरीके से पुल किया था अपन ने, तो आपका आ गया था कितना आंसर, टोटल अगर करेंगे तो आ जाएगा आपका, टोटल अगर डिविडेंड्स को सबको पुल करेंगे तो आएगा 16.36 एंड अगर टर्मिनल वैल्यू को पुल करेंगे तो कितना बताया था मैंने, 105.77। ओके, दोनों को ऐड करना है, 12213 आ जाएगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक। ओके, तो सिंपल इसमें बीटा वाला पॉइंट था, अगर बीटा वाला पॉइंट क्लियर है आपको, बाकी सारी चीज़ें वही सेम वाली है, सिर्फ बीटा का फॉर्मूला याद रखना है, कोवेरियंस ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट रिटर्न। ओके, सिंपल। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 18, जिसमें दे रखा है राहुल लिमिटेड जो है उसके पास 100 लाख सरप्लस कैश है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है 27% ऑफ इट टू शेयर होल्डर्स, तो यानी 27 लाख जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है बाय वे ऑफ बायबैक। एंड फाइनेंस मैनेजर जो है वो एस्टिमेट कर रहा है शेयर प्राइस आफ्टर रीपर्चेज इज़ लाइकली टू बी 10% अबव बायबैक प्राइस, यानी बायबैक प्राइस सपोज करते हैं x है, तो फिर उसके बाद कितनी हो जाएगी प्राइस, 1.1x। ओके, एंड द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट प्रेजेंट 10 लाख है एंड करंट EPS 3 है। अब अपन से पूछा है द प्राइस एट विच द शेयर्स कैन बी रीपर्चेज्ड इफ़ मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है कितना, 210 लाख होना चाहिए आफ्टर बायबैक, यानी इसने लिमिट बता दी कि मार्केट कैप जो है 210 लाख होना चाहिए, तो अपन इक्वेशन बना सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट कैप जो है 210 है एंड 1.1 P मतलब जो मैंने मतलब बायबैक प्राइस जो है यहाँ पे P एज्यूम कर लिया, पीछे क्वेश्चन में मैंने X लिया था राइट, एक ही बात है, P एज्यूम कर लेते हैं, तो आफ्टर बायबैक कितनी हो जाएगी 1.1 P राइट, यानी ये बायबैक प्राइस एंड आफ्टर बायबैक प्राइस कितनी हो जाएगी 1.1 P राइट। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 10 लाख पहले, और नए कितने आएंगे 27 लाख रुपए देने हैं, डिवाइड कर देंगे किससे, P से, जो कि प्राइस अभी अपन को पता नहीं है बायबैक प्राइस कितनी है, तो बायबैक प्राइस से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होंगे, इतने नंबर ऑफ शेयर्स लेस हो जाएंगे। बायबैक जब भी करती है कंपनी तो कुछ नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं राइट, तो वो कितने कम होंगे वो अपन को कब पता चलेगा, जब अपन को बायबैक प्राइस पता होगी। तो बायबैक प्राइस अपन ने एज्यूम की है P एंड यहाँ पे भी बायबैक प्राइस एज्यूम की है P, बिकॉज आफ्टर बायबैक क्या दे रखा है 10% ऊपर जाएगी स्टॉक प्राइस राइट, तो 10% ऊपर जाएगी तो 1.1 से मल्टीप्लाई करके अपन ने P एज्यूम कर लिया है कि P जो है वो बायबैक प्राइस है। अब सिंपल इस इक्वेशन के बेस पे आप P निकाल सकते हैं जो कि होगा बायबैक प्राइस, इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपका आ जाएगा 21.79। ओके, तो 21.79 आ जाएगा आपका बायबैक प्राइस। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, द प्राइस एट विच शेयर्स कैन बी रीपरचेज्ड, वही बायबैक प्राइस पूछा था, तो वो कितना आ गया अपना 21.79। ओके, जो कि इक्वेशन से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पूछा है नंबर ऑफ शेयर्स डेट कैन बी रीपरचेज्ड, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स रीपरचेज्ड हो सकते हैं वो कैसे निकालेंगे, 27 लाख का अपन को बायबैक करना था, डिवाइड कर देंगे प्राइस से, तो आ जाएगा आपका 1.24 लैक्स समथिंग राइट। और यही चीज़ अपन ने यहाँ पे भी की थी, अगर अपन को P पता होता तो यहाँ पे भी अपन रख सकते थे राइट।
10 लाख पहले से थे एंड माइनस कर दिया अपन ने कितना 1.24 लैक्स। अगर यहाँ पे 1 को पता होता तो ये इक्वेशन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये क्या चीज़ है। ओके, ये वो है नंबर ऑफ़ शेयर्स जो कि अपन ने रीपरचेज़ किए हैं। जो सेकंड पॉइंट है वही अपन ने यहाँ पे एज्यूम किया था। ओके, तो ये 1.24 लैक्स आ गया यहाँ पे सेकंड पार्ट में। एंड थर्ड पार्ट अपन को पूछा है द इम्पैक्ट ऑफ शेयर रीपरचेज ऑन द EPS एज्यूमिंग दैट नेट इनकम इज़ द सेम। तो इम्पैक्ट कितना पड़ेगा EPS पे? तो सिंपल सी बात है, 10 लाख शेयर्स थे पहले, 1.24 लैक्स जो है वो रीपरचेज कर लिए, तो बचे कितने 876 लाख। तो EPS कितना था पहले 3 × 10 लाख, राइट। EPS कितना था 3 एंड टोटल अर्निंग्स हो गई इंटू 10 लाख कर देंगे तो 30 लैक्स। एंड अब डिवाइड करेंगे इसको किससे 876 से, बिकॉज नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो कम हो गए। ओके, पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए, तो इसको डिवाइड करेंगे तो EPS जो है वो बढ़ जाएगा, यानी 3.43 के आसपास हो जाएगा। ओके, तो पहले जो 3 था वो अब हो जाएगा 3.43 समथिंग, बिकॉज नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ बायबैक। ओके, तो इस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन EPS थ्रू बायबैक। नेक्स्ट अब बात करते हैं 19th क्वेश्चन, जिसमें सिंपल सा नॉमिनल वैल्यू दे रखी है ऑफ 10% बॉन्ड्स इशूड बाय द कंपनी 100, यानी कूपन रेट कितनी होगी 10%, तो 100 पे 10% 10 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा। एंड बॉन्ड्स जो है वो रिडीमेबल होंगे एट 110 एट द एंड ऑफ 5th ईयर, यानी ये होगी रिडेम्पशन प्राइस जो कि है 110। और डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ बॉन्ड इफ़ यील्ड इज़ 5%, 5.1%, 10%, 10.1%। तो चारों कराएंगे नहीं, सबसे पहले अपन फर्स्ट वाला कर देते हैं एंड बाकी तीनों आप आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो सिंपल क्या करना है 1 डिवाइडेड बाय 1.05, एक मेमोरी प्लस दूसरी बार इक्वल टू मेमोरी प्लस तीसरी बार मेमोरी प्लस चौथी बार मेमोरी प्लस पांचवी बार मेमोरी प्लस। ठीक है, MRC कर देंगे तो 4.329 आएगा क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू एनुअलिटी फैक्टर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपन ने सारे इंटरेस्ट को पुल कर दिया, तो इंटरेस्ट को अगर सबको पुल करेंगे तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू सारे इंटरेस्ट की 42.39। अब पुल करते हैं अपन रिडेम्पशन प्राइस जो कि है 110, 1.05 से 5 बार इक्वल्स टू करेंगे 1 2 3 4 5, तो आएगा 86.1878 समथिंग। ओके, ये आ गया आपकी रिडेम्पशन प्राइस। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या चीज़ 129.47 आ गया आपका क्या वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो चेक कर लेते हैं फर्स्ट का, फिर सेकंड थर्ड आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दे रखा है बिकॉज ये आसान क्वेश्चन है, तो बुक में चेक कर लेते हैं एक बार। तो बुक में भी यही आंसर है 129.48। ओके, वो पॉइंट्स का फ़र्क है तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से आप 5.1, 10 एंड 10.1 तीनों का कर सकते हैं। ये कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्काउंटिंग रेट है। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन 20, जिसमें दे रखा है एक इन्वेस्टर जो है वो कंसीडर कर रहा है परचेज ऑफ अ बॉन्ड, फेस वैल्यू दे रखी है, कूपन दे रखा है। कूपन जब भी आए वो इंटरेस्ट है। ओके, इसको डिस्काउंटिंग रेट कभी मत एज्यूम करना। मैच्योरिटी दे रखी है 3 इयर्स। इफ़ ही वांट्स टू यील्ड 13%, व्हाट्स द मैक्सिमम प्राइस उसको पे करनी चाहिए। ये जो 13% है ये है डिस्काउंटिंग रेट। ओके, तो 11 सबसे पहले 11 रुपये मिलेंगे 3 साल तक, तो इसको क्यूमुलेटिवली प्रेजेंट वैल्यू पे ले आते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.13, 1 2 3, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट तीनों सालों का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 25.97 प्लस मैच्योरिटी पे पैसे भी मिलेंगे 100 रुपीज़ ही मिलेंगे, राइट, बिकॉज कुछ दे नहीं रखा है कि प्रीमियम पे रिडेम्पशन होगा या डिस्काउंट पे रिडेम्पशन होगा। तो पार वैल्यू पे रिडेम्पशन मानेंगे तो 100 को पुल कर देंगे 1.13, 1 2 3, तो 69.305 दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 95.27। तो फर्स्ट का तो आंसर हो गया 95.27
97.27 जो कि है मैक्सिमम प्राइस जो उसको पे करनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। 95.27 यहाँ भी आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट पूछा है सेकंड पार्ट में, इफ़ द बॉन्ड इज़ सेलिंग फॉर 97.6, तो यील्ड निकालनी है अपन को। सिंपल इसमें आप वो वाला YTM का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बुक में आप देखेंगे तो दोनों मेथड दे रखे हैं, इससे भी कर सकते हैं उससे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो इंटरेस्ट प्लस 100 जो आपको मिलेगा मैच्योरिटी पे, अभी आप कितना देंगे 97.60, राइट। तो ये जो डिफरेंस है इसको 3 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज अपन को क्या करना है, 1 साल का ही चाहिए, बिकॉज इंटरेस्ट भी देखेंगे आप 1 साल का लिया है, तो ये चीज़ भी है वो 1 साल की लेंगे। एंड डिवाइड कर देंगे किससे, एवरेज ऑफ रिडेम्पशन प्राइस एंड अभी जो अपन ने प्राइस पे की है उससे, तो एवरेज इसका निकालेंगे। एंड जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 12%, ओके। एंड अगर वैसे करेंगे आप प्रेजेंट वैल्यू पे लेके, देन ऑल्सो इसके आसपास ही आएगा 12% के आसपास, बट इससे आपका और ज़्यादा एक्यूरेट आएगा हमेशा, ओके। और लॉजिक इसका मैंने बता दिया, ये क्यों किया डिवाइड 3, बिकॉज अपन को 1 साल का ही इफेक्ट लेना है। एंड यहाँ पे अपन ने डिवाइड क्यों किया है, बिकॉज अपन को यहाँ एवरेज के बेस पे यील्ड निकालनी है, ओके। एवरेज किसका, रिडेम्पशन प्राइस एंड जो अभी प्राइस पे की है उसका, ओके। तो दोनों का एवरेज कर देंगे तो यहाँ पे 100 प्लस 97.6 डिवाइडेड बाय 2, तो 98.8 के बेस पे अपन ने यील्ड निकाली है, ओके।